नमस्कार। आज हम क्रिप्टो एक्सचेंजों की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे सेंट्रलाइज्ड यानी CEX और डिसेंट्रलाइज्ड यानी DEX के बीच का जो फर्क है उसे। हमारे पास एक ई बुक के कुछ अंश हैं जो इन दोनों की तुलना करते हैं। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। मकसद बस ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स की जो बुनियादी बातें हैं, फायदे, नुकसान और हाँ, सुरक्षा वाले पहलू, उनको थोड़ा टटोलें ताकि क्रिप्टो की दुनिया में नेविगेट करना थोड़ा आसान लगे। सीधा समझें तो क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है? ये वो बाजार है जहां क्रिप्टो खरीदी और बेची जाती है। सिंपल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज CEX आखिर है क्या? हाँ, तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज मतलब CX ये असल में एक प्लेटफॉर्म है जिसे एक सेंट्रल कंपनी कंट्रोल करती है। आप समझ लीजिए बिल्कुल पारंपरिक बैंक या स्टॉक ब्रोकर जैसा ही। इसका काम करने का तरीका भी काफ़ी मिलता जुलता है। यूज़र को एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अक्सर इसके लिए KYC मतलब अपनी पहचान वेरीफाई करवानी पड़ती है। फिर आप अपने पैसे, चाहे वो फिएट करेंसी हो जैसे रुपए या कोई दूसरी क्रिप्टो, वो उस कंपनी के वॉलेट में जमा करते हैं। और फिर फंड्स की सुरक्षा और ट्रेड सही से हो जाएं, ये सब देखना उस कंपनी की जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, जैसे बाइनेंस, कॉइनबेस और अपने यहाँ वजीरेक्स, CoinDCX, ये सब CX हुए फिर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जाने माने नाम है CX के। तो फिर इसके फायदे तो साफ दिख रहे हैं। जैसे इस्तेमाल में आसान इंटरफेस होता होगा, है ना, खासकर नए लोगों के लिए बढ़िया। और लिक्विडिटी भी ज़्यादा रहती होगी क्योंकि इतने सारे यूजर्स होते हैं, तो खरीदना बेचना तेज होता होगा। और हाँ, फिएट लेन देन मतलब बैंक से सीधे पैसे जमा करना या निकालना, ये सब आसान हो जाता है। और कस्टमर सपोर्ट भी तो होता है, कुछ गड़बड़ हो तो कोई है पूछने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही। ये सारी चीजें इसे काफी आकर्षक बनाती हैं, खासकर नए यूजर्स के लिए। उपयोग में आसानी, फिएट का लेन देन, सपोर्ट, ये सब बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। लेकिन यहीं पर एक लेकिन आता है। इसके नुकसान भी हैं और यही बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सबसे बड़ा जो रिस्क या नुकसान कह लें वो ये है कि फंड्स पर यूजर का अपना कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो की दुनिया में एक कहावत बहुत चलती है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। मतलब अगर वॉलेट की प्राइवेट चाबी आपके पास नहीं है तो वो कॉइन तकनीकी रूप से पूरी तरह आपके नहीं है। CEX पर आपका पैसा असल में कंपनी के नियंत्रण में होता है। ओह, ये तो बड़ी बात है। मतलब पैसा हमारा पर कंट्रोल किसी और का। एग्जैक्टली। और दूसरे जोखिम भी हैं। सोचिए, एक ही जगह पर इतने सारे लोगों का फंड्स, ये हैकर्स के लिए एक बड़ा टारगेट बन जाता है। हैकिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर कंपनी के दिवालिया होने का भी रिस्क है। अरे वो FTX वाला मामला याद है ना? हाँ, बिल्कुल याद है। वो तो बहुत बड़ा झटका था सबके लिए। हाँ, तो वो एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे सेंट्रलाइज्ड एंटिटी फेल हो सकती है। और KYC की वजह से आपकी जो निजी जानकारी है वो भी कंपनी के पास रहती है, तो प्राइवेसी की भी एक चिंता रहती है। ये FTX वाला मामला तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो फिर इसका दूसरा विकल्प क्या है? ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, DEX, ये क्या चीज है? ये कैसे अलग है? हाँ, तो डेक्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, ये बिना किसी सेंट्रल कंपनी या बॉस के काम करते हैं। ये सीधे ब्लॉकचेन पर चलते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरह का ऑटोमेटेड कोड जो खुद ब खुद नियमों के हिसाब से काम करता है। यहाँ पर आपको कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना पड़ता। अच्छा, कोई अकाउंट नहीं। तो फिर ट्रेड कैसे होता है? आप अपना पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट जैसे कि मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट, उसको सीधे डेक्स प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करते हैं। और सबसे अहम बात, आपके फंड्स हमेशा आपके अपने वॉलेट में, आपके कंट्रोल में रहते हैं, कंपनी के पास नहीं जाते। ट्रेड सीधे दो यूजर्स के बीच होता है, पीयर टू पीयर, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा करवाता है। यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, DYDX, ये कुछ पॉपुलर डेक्स के नाम हैं। वाह, तो इसका मतलब सबसे बड़ा फायदा तो यही हुआ कि फंड्स पर पूरा कंट्रोल अपना। वो नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स वाली बात यहाँ लागू नहीं होती। बिल्कुल सही। प्राइवेट की आपके पास तो फंड्स का कंट्रोल आपके पास। तो कस्टोडियल रिस्क मतलब किसी और की कस्टडी में फंड्स रखने का जोखिम वो यहाँ नहीं है। और क्योंकि कोई सेंट्रल वॉलेट नहीं है जहां सारे फंड्स जमा हों, तो बड़े हैकिंग अटैक का वो वाला खतरा भी कम हो जाता है। और प्राइवेसी भी ज्यादा हुई फिर, क्योंकि KYC नहीं है ज्यादातर में। हाँ, ज्यादातर डेक्स पर KYC की जरूरत नहीं होती, तो एनोनिमिटी या प्राइवेसी ज्यादा रहती है। और एक और बात, कई बार जो नए टोकन होते हैं ना, वो पहले डेक्स पर ही लिस्ट होते हैं।
ये तो काफी आकर्षक लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये सब कंट्रोल और प्राइवेसी की शायद कोई कीमत भी चुकानी पड़ती होगी। मतलब इस्तेमाल में शायद उतना आसान ना हो। हाँ, आपने सही पकड़ा। इसके भी अपने नुकसान हैं। सबसे पहला तो ये कि ये CEX के मुकाबले इस्तेमाल में थोड़े जटिल हो सकते हैं, खासकर नए लोगों के लिए। आपको अपना वॉलेट खुद मैनेज करना सीखना पड़ता है। गैस फीस क्या होती है, ट्रांजैक्शन कैसे काम करते हैं ब्लॉकचेन पर, ये सब खुद समझना पड़ता है। गैस फीस? हाँ, वो जो नेटवर्क फीस लगती है। वही। फिर कुछ कम पॉपुलर टोकन्स के लिए हो सकता है कि लिक्विडिटी कम हो, मतलब खरीदने या बेचने वाले आसानी से न मिले और ट्रेड महंगा पड़ जाए। और एक और रिस्क है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स का। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड में कोई खामी है तो हैकर्स उसका फायदा उठा सकते हैं। और कस्टमर सपोर्ट तो होता नहीं होगा? अगर चाबी खो गई या कुछ गड़बड़ कर दी तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी पूरी आपकी है। अगर आपने प्राइवेट की खो दी या गलत एड्रेस पर फंड्स भेज दिए तो वो पैसा समझिए गया हमेशा के लिए। उसे रिकवर करने का कोई तरीका नहीं होता। बाप रे, तो ये तो मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है यूजर पर। हाँ, बिल्कुल। तो फिर लौट के आते हैं उसी सवाल पे, ज्यादा सुरक्षित कौन सा है, CEX या DEX? ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए, ये ज्यादा सुरक्षित है वाला जवाब नहीं है। सुरक्षा के मायने यहाँ थोड़े अलग अलग हैं, सिचुएशन पर निर्भर करता है। CEX जो है वो कंपनी के लेवल पर सुरक्षा देता है। उनके पास डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम होती है, फायरवॉल्स होते हैं और भी सिस्टम्स होते हैं फंड्स को बचाने के लिए। लेकिन आपको उस कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है, भरोसा कि वो आपके पैसे सुरक्षित रखेगी, भागेगी नहीं, दिवालिया नहीं होगी। तो यहाँ कस्टोडियल रिस्क है। इसे आप बैंक जैसा समझ सकते हैं। सुविधा है, रेगुलेशन हो सकता है, पर कंट्रोल बैंक का है। ओके। और डेक्स? दूसरी तरफ डेक्स आपको आपके फंड्स का पूरा कंट्रोल देता है। वो नॉट योर कीज वाला सिद्धांत यहाँ सही बैठता है। तो फंड्स के कंट्रोल के लिहाज से ये ज्यादा सुरक्षित लगता है, लेकिन सारी जिम्मेदारी आपकी है। आपको स्कैम वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बचना है, अपनी प्राइवेट की को संभाल कर रखना है, फिशिंग अटैक से सावधान रहना है। अगर आपसे कोई चूक हुई तो नुकसान आपका। इसे आप अपनी निजी तिजोरी जैसा समझ सकते हैं। निजी तिजोरी, हाँ, ये सही उपमा है। कंट्रोल पूरा आपका, पर ताला और चाबी संभालने की जिम्मेदारी भी पूरी आपकी। बिल्कुल। तो निचोड़ क्या निकलता है? अक्सर ये सलाह दी जाती है कि जो लोग क्रिप्टो में नए हैं उनके लिए एक प्रतिष्ठित भरोसेमंद CX से शुरुआत करना बेहतर रहता है। जैसे बाइनेंस है या भारत में CoinDCX वगैरह। इस्तेमाल में आसान है, फिएट जमा निकाल सकते हैं, सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, ये लॉजिकल लगता है। फिर जैसे जैसे आपका तजुर्बा बढ़ता है, आप ब्लॉकचेन को बेहतर समझने लगते हैं और आप अपने फंड्स पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं, तब आप डेक्स की तरफ देख सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर अनुभवी ट्रेडर्स अपनी जरूरत के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ काम CX पर करते हैं, कुछ डेक्स पर। तो ये थी कहानी CX और डेक्स की, उनके काम करने के तरीके, फायदे, नुकसान और सुरक्षा के पहलू, जैसा कि उस ई-बुक में समझाया गया था। काफी कुछ साफ हुआ आज। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। क्या भविष्य में हमें इन दोनों मॉडल्स का कोई मिला जुला रूप, कोई हाइब्रिड सिस्टम देखने को मिल सकता है?